नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। बीजेपी और मुस्लिम, सोच के ही थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो जी-जान से जुटे हुए हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही यहीं से की। उनके लिए वो विचारधारा, वो सोच कभी आड़े नहीं आई और कई बार वो अपने विवादित बयान, मैं बयान नहीं कहूँगा, विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में भी रहे, यहाँ तक कि अपने ही समुदाय का ज़बरदस्त विरोध भी सहा। आज परत दर परत खोलेंगे उनकी जिंदगी के राज इस खास पॉडकास्ट में और हमारे स्पेशल प्रोग्राम लेट्स टॉक टू शौर्या के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ में है बीजेपी नेता सफात हुसैन। स्वागत कीजिए उनका। सफात साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपके चैनल से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं पहली जो आपकी इमेज है उसी से संदर्भ में लेते हुए सवाल कर लेते हैं या कोशिश करते हैं कि लोगों को आपके बारे में ये बताया जाए बचपना कैसा था। देखिए, बचपना अच्छा ही था मेरा, क्योंकि हमारे जो फादर थे वो यहाँ पे लखनऊ में जुबली कॉलेज है, यहाँ पर लेक्चरर थे। और उसके बाद फिर परिवहन निगम में एआरएम की वैकेंसी निकली थी, उसमें उन्होंने अप्लाई किया तो एआरएम हो गए। फिर 94 में उनकी डेथ हुई। बरेली में रीजनल मैनेजर थे, इस पोस्ट से उनकी डेथ हो गई थी। तो बचपना तो अच्छा ही गुजरा। एक अधिकारी और एक शिक्षक का बेटा हूँ, और अच्छी ही शिक्षा बचपन से भी मिली। और उसके बाद फिर समाज से जब हम जुड़े, वहाँ भी अच्छी शिक्षा मिली। तो इस समाज के सामने भी हम हैं, जैसा है भी हमारा नेचर है। अच्छा, शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिया? शिक्षा चूंकि फादर के ट्रांसफर होते रहते थे, तो कई जिलों में हमारी शिक्षा हुई। जैसे सबसे पहली शिक्षा की जो शुरुआत हुई हमारी शाहजहाँपुर से, डॉक्टर सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर से। वहाँ से शाहजहाँपुर से फिर सीतापुर ट्रांसफर हुआ, वहाँ वही शिक्षा। फिर आजमगढ़, आजमगढ़ से एटा, एटा से इसी तरह भ्रमण करते रहे और शिक्षा हमारी होती रही। बेसिकली आप कहाँ से? देखिए, मूल निवासी तो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है हमारा, वहाँ पर एक तहसील है लहरपुर। जी। लेकिन पिताजी ने लखनऊ में ही एक हम लोगों को एक छत दे दी थी, हम लोग अब वहीं लखनऊ में ही शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो सपाज साहब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार मेरी आपके विषय पे लोगों से बात हुई, तो जो मुस्लिमों में फ़िरका परस्ती है, कई लोग आपको शिया समझ लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब ये तो मुस्लिम ही नहीं है, ये तो हिंदू हो गए बीजेपी में जुड़ने के बाद। देखिए, शिया और इसको बांटने में इस्लाम में तो कोई शिया सुन्नी कोई इस तरह का नहीं है, और ना ही कोई जो है फिरका है। इस्लाम एक मजहब है, उसको मानना चाहिए। और शिया और सुन्नी हम लोगों ने बांट रखा है। उसमें जो लोग कहते हैं कि हमको कहते हैं मुसलमान नहीं, मैं कहता हूँ कि जो लोग मुझे कहते हैं मैं मुसलमान नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे लोग मेरे सामने आए, बताएं कि मैं क्यों मुसलमान नहीं। अगर उसका सवाल करेंगे तभी मैं जवाब दे पाऊंगा। अगर मुझसे कहेंगे कि साहब आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं हक बात करता हूँ। आप उलमाओं को बुरा भला कहते हैं, तो मैं हक बात कहता हूँ इस दीन के हिसाब से, क्योंकि उलमा तो एक आलिम है। मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन दीन की जानकारी रखता हूँ। तो अगर आप गलत कर रहे हो, गलत तो अगर मैं टोक दूं कि नहीं साहब आप गलत हो, तो अगर उस पर कहे कि नहीं साहब आप काफिर हो, तो भाई ये तो उनका मसला है। तो भाई तो मरने के बाद पता चलेगा कि कौन मुसलमान है, कौन नहीं है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है। इसका फैसला तो मैदान हश्र में ही होगा। तो मतलब आप उस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि 2 तरह के मुस्लिम होते हैं, एक वो जो दुनिया के लिए मुस्लिम है, एक जो अल्लाह के लिए मुस्लिम है। ये उलमाओं ने ही बांट रखा है। अच्छा, तो उलमाओं ने आप कौन से वाले मुस्लिम आप अपने आप को समझते हैं? भाई ऐसा है, देखिए, मैं कुरान और हदीस को मानने वाला हूँ। मैं उलमाओं के दीन को नहीं मानता, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो आप उतना दीन सीख लो जितने में आप अल्लाह के सामने, अपने रसूल के सामने जा करके उनका सामना फेस कर सको। कब्र में 3 सवालों का जवाब होगा, उन सवालों के जवाब दे सको, उतने ही दीन को मानना है। मुझे मौलवियों को दीन नहीं मानना है, क्योंकि मौलवी अपने फायदे के लिए ही जो है वो हमेशा देखता है और अपनी तकरीरें करता है। अब मैं आपके चैनल से अभी मैं कहूंगा कि भाई ज़कात कुरान में कहा गया गरीबों को देना, आप मदरसे में कैसे लूट के ले जाते हो? आप तो ज़कात माफिया हो। मैंने ये वर्ड मैंने ही इजाद किया है, ज़कात माफिया। जैसे भू माफिया होते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का मसला आया, आपने देखा कि एक तंत्र पूरा जो है उस जमीनों पे कब्जा किए हुए है, शत्रु संपत्ति को भी वक्फ में दर्ज कराया। इस तरह के घोटाले आप उलमाई तो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका। तो जो गलत कर रहे हैं, अगर गलत को हम गलत नहीं बोलेंगे तो हम खुद गुनहगार होंगे। इस्लाम इसी चीज को सिखाता है कि अगर कुछ चीज की कोई गलती कर रहा है, उसको टोकिए यार कि नहीं ये गलत है, इसको मत करो। तो जक़ात जब कुरान की आप बात नहीं माने तो आलिम किस बात का? कुरान और हदीस पे अगर वो आदमी नहीं चल रहा है, तो काहे के मदनी और काहे के तौकीर रजा, किस बात के? खुला चैलेंज है ये आपका। बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहा हूँ, और बरेली जा करके भी करने की हिम्मत रखता हूँ। वेरी नाइस। चलिए इसको थोड़ा-सा अभी लाइटर मूड पे रखते हैं क्योंकि अभी हमारी आपकी बातें कई एक मुद्दों पे होना बाकी है। जो आपने शुरुआत की, सामाजिक जीवन कैसे शुरू हुआ और राजनीति में आने का आपने कैसे? ये राजनीति में एक शौक, जब हमारे पिताजी का ट्रांसफर आजमगढ़ हुआ, ये 1984 की बात है। जी।
तो मैं शिबली कॉलेज में 7th क्लास में पढ़ता था। ठीक है। और एक लड़का था वो मेरे क्लास में पढ़ता था, उसके बड़े भाई जो है बगल में शिबली डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो चूंकि हम लोग भी चले जाते थे बगल में, तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर जिंदाबाद करने के बाद एक एक समोसा और एक एक चाय और बर्फी मिलती थी। सारे जाते थे वहीं से लगा कि जो है ये चुनाव लड़ा, फिर चुनाव उनके भाई हार गए। फिर आगे जब बढ़े सियासत चुनाव आते थे, ये विधानसभा के होते थे, इस तरह से फिर जो मूवी उस दौर में चली वो भी सियासत की होती थी। तो ये हुआ कि मूवियों को और उस चीजों को देख के जो पिताजी से बातचीत होती थी, तो ये बोला कि सियासत करना, ये मेरा बचपन से एक शौक था कि मैं सियासत करूंगा, और ये नहीं था कि किस पार्टी में करूंगा। फिर जब मैं लखनऊ में आया तो मेरे पिताजी ने इंटर करने के बाद मुझे नदवे में मेरा जो मदरसा है फिर उसमें एडमिशन मेरा करा, कुछ तालीम मैंने वहाँ हासिल की। वहाँ से फिर मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में, लखनऊ में डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे मैंने बीए में एडमिशन लिया। तो विद्यार्थी परिषद के लोगों से मेरा संपर्क हुआ, उनके साथ मीटिंगों में जाना उठना बैठना, हाँ इसको एबीवीपी कहते हैं। तो उनके साथ उठना बैठना सारी चीज़ें हुई। एक दिमाग में ये था कि लोग जो हमारे समाज के लोग हैं आरएसएस को बहुत बुरा कहते हैं, इन्हें सब मुसलमानों के दुश्मन है। जब हम उनके बीच में बैठे वहाँ जब लोगों की स्पीच और बातचीत हुई, तो ये तो देश की बात करते हैं, मुस्लिम विरोधी तो है ही नहीं, ना इस्लाम विरोधी, तो ये तो गलत बयानबाजी होती है। तो फिर मैंने आना जाना कार्यालय शुरू किया। आने के बाद फिर इच्छा हुई क्रिश्चियन कॉलेज में जो भी पढ़ रहा था, कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो शासन अध्यक्ष का चुनाव मैंने विद्यार्थी परिषद से कहा कि मैं चाहता हूँ मैं चुनाव लड़ूँ, तो उन्होंने मुझे पहला मुस्लिम उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से शफात हुसैन नाम का व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ मैं। और मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे 36 वोट इनवैलिड हो गए और 18 वोटों से मैं, लेकिन मैंने संगठन नहीं छोड़ा और संगठन के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। तो मैं हफ्ता भर हो जाता जैसे नहीं गया कार्यालय, वहाँ के जो संगठन मंत्री थे वो लोग आते थे, चाय पानी सब आना जाना रहा। तो विद्यार्थी परिषद के नाते ये हुआ कि भाई अब आगे बढ़ना है, तो फिर मुझे युवा मोर्चा में किया गया। मैंने कहा ऐसी जगह कर दीजिए जहाँ ज़्यादा मेहनत ना हो, चूंकि पिताजी की डेथ हो चुकी थी 94 में। तो 96 में मैं क्रिश्चियन कॉलेज से चुनाव लड़ा था। फिर युवा मोर्चा में माननीय स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश के अध्यक्ष है, उनसे मेरा परिचय कराया गया। मैं उनकी टीम में एज ए प्रदेश कार्य समिति सदस्य गया। फिर अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश मंत्री, फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष, और उसके बाद इच्छा हुई कि नहीं अब प्रदेश की कमान संभालनी है, मंत्री रहकर उपाध्यक्ष रहकर जो मैंने वहाँ पर सीखा कि कैसे संगठन को भी काम करते हैं। फिर मेरी इच्छा हुई कि मुझे अध्यक्ष बनना है। मैंने अपनी इच्छा संगठन से जाहिर थी और संगठन ने मेरी बात को माना और मुझे 2010 में शिवप्रताप शाही जी प्रदेश के अध्यक्ष, उनकी टीम ने मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष पद का दायित्व मिला। कैसा रहा ये प्रदेश अध्यक्ष का सफर आपका और क्या चुनौतियां आई आपके सामने? चुनौतियां तो बहुत सी आई, क्योंकि जब हमने एक लंबा सफर तय किया है, तो अध्यक्ष बनने के बाद तो तमाम सामना करना पड़ा, क्योंकि अब फाइट पे तो पूरे मुस्लिम समाज के सामने मुझे आना पड़ा। वैसे का ये था कि जो भी मेरे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले थे, वो बीजेपी के कारण मेरे घर में ईद बकरीद भी नहीं आते थे। अच्छा, और ये दुष्प्रभाव रहा आपके हाँ, साथ? जब शुरू में मैं जुड़ा था, मेरे विद्यार्थी परिषद आरएसएस में काम कर रहा है, ये जो है अपने बाप का नाम खराब कर रहा है, और इस तरह से बातें लोग करते थे। धर्म विरोधी। हाँ, धर्म विरोधी। बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने मतलब नेम प्लेट नहीं देखी, अंदर आके नहीं साहब प्रदेश का मैं उस वक़्त उपाध्यक्ष था। वो चाय लेने में अंदर चला गया, वो साहब चले गए, तब उन्होंने मेरे घर में चाय पी और ना पानी पिया। ऐसे भी लोग थे। लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अध्यक्ष बनने के बाद मैंने जो है जो टीम बनाई, तो बहुत अच्छी टीम मेरी रही, जो अभी 17 में सरकार बनी। तो हमारी टीम के जो पदाधिकारी थे अच्छे-अच्छे पदों पर रहे, और बड़ा एक अच्छा अनुभव मिला काम करने का। अच्छा मुस्लिम समाज में मैं जब गया तो बड़ी मतलब वो होती थी, अरे यार आपको कोई और पार्टी नहीं मिली, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ज़िम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन उस चीज़ को फेस किया, लोगों को समझाया मैंने। लेकिन उनकी चूँकि मुस्लिम एक मन बना के बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, उस भ्रम को, उस वहम को हम उस वक़्त नहीं तोड़ पाए। कुछ आज टूटा है लगता है। तो मुझे लग रहा है धीरे-धीरे खत्म हो रहा है लोगों के बीच में। अब तो मुस्लिम समाज खुद ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आप देखिए कितने अभी सम्मेलन एक हुआ 4-5 दिन पहले, या कल ही परसों, मुझे लगे 4-5 दिन नहीं, ये अभी हुआ जब, तो फिर अच्छा चीजों हाँ, किरण रिजिजू जी जिसमें आए हमारे केंद्रीय मंत्री। तो अभी बहुत अच्छा, तो लोग आ रहे हैं। पसमानदा मुसलमान की बात जो हमारे मुस्लिम समाज ने दबे, पिछले जो मुस्लिम समाज थे, जो आजम खां जैसे लोग लब्बी पर रहते थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि पसमानदा समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको भागीदारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम निगम बोर्ड में पसमानदा मुसलमानों को जगह दी। आप देखिए कि हमारे यहाँ, आप देखिए दानिश आज़ाद अंसारी, पसमानदा समाज से, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 15% की आबादी रखते हैं हमारे अंसारी बिरादरी, बुनकर, उनकी समस्याओं को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखिए अंसारी बिरादरी से, और पसमानदा मुस्लिम को ही मंत्री बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो दबे कच्चे मुसलमान हैं, उनकी आवाज़ को दमदारी से दानिश आज़ाद जी जो है वो पार्टी में रखते हैं। आपने कहा कि वो बेड़ियां टूट रही हैं, लोग अब खुल के जोड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। लेकिन एक आरोप आप लोगों के ऊपर हमेशा लगता है, खासकर बीजेपी के ऊपर, कि वो अल्पसंख्यक वर्ग, खासकर मुस्लिमों को उतनी भागीदारी नहीं देते। चाहे टिकटों का बंटवारा हो, चाहे बड़े उत्तरदायित्व देने की बात हो, या कहीं पे किसी बड़े चेहरे के रूप में अभी तक कोई बड़ा नेता उभर के आया नहीं। बीजेपी से मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बीजेपी में भी कोई बड़ा चेहरा उभर के क्यों नहीं आता?
क्या काबिल लोग नहीं हैं मुस्लिम वर्ग में? या क्या वजह है? कैसे जुड़े इंसान कि हमारा नहीं, ये हमारा एक चेहरा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, बीच में आई, हुँ। अटल जी प्रधानमंत्री बने। आपने देखा सिकंदर बख्श जी, आरिफ बेग साहब, मुख्तार साहब, शाहनवाज साहब, ये कद्दावर चेहरे रहे और अभी चूँकि शाहनवाज जी और नकवी जी हैं, अभी फिर आगे और ज़िम्मेदारी भी मिलेगी। जो आप बात कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला, टिकट की बात मुझे लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो हमारे मुस्लिम समाज के जो ज़िम्मेदार थे, उलमा कहेंगे और जो नेता रहे, उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही भड़काने का काम मुस्लिम समाज को किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी आपने देखा पिछला जो नगर निकाय का चुनाव था, एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन और सभासदीय उसमें टिकट दिया, काफ़ी मुस्लिम जीत करके एक तजुर्बा दिया। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, उस समय भी हम लोगों ने टिकट की माँग की। एक टिकट साहिवान से दिया गया था, लेकिन ज़मानत जब्त हो गई थी। क्योंकि नफ़रत इतनी भर दी गई थी कि मुस्लिम जब भी कोई खड़ा होता है, तो उसमें ये होता है कि नहीं साहब ये बीजेपी से है, इसको वोट नहीं देना। फिर धीरे-धीरे जब माहौल बदला तो नकवी जी रामपुर से चुनाव जीते, शहनवाज हुसैन जी जो है भागलपुर से चुनाव जीते। अभी आपने देखा राज्यसभा कश्मीर से बनाया गया। कश्मीर में भी कई लोगों को टिकट दिया गया, लेकिन वो लोग नहीं जीत पाए, क्योंकि धीरे-धीरे माहौल बदल रहा है वहाँ का। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ये दूरी है, अभी भी हमारे कुछ तंत्र ऐसे हैं मुसलमानों के, जैसे जमीयतुल उलमा अल हिंद है, पसनल्लाह बोर्ड है, ये जो तंज़ीमें हैं, ये अभी हावी हैं मुस्लिम समाज के ऊपर। जिस दिन ये कमज़ोर पड़ेंगी और सही चीज़ मुसलमानों के बीच में जाएगी, तो आप देखिएगा मुस्लिम समाज के लोग टिकट भी पाएँगे और उनको वोट भी मिलेगा और वो जीत कर भी आएँगे। ठीक है, ये आपने कहा, मान सकते हैं भविष्य की प्लानिंग। लेकिन जो आपकी पार्टी के ही लोग हैं, वो अक्सर आपके जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा और कभी ज़्यादा इतने ज़्यादा नफ़रत वाले बयान दे देते हैं, कई एक भाषणों से जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी भी ज़बान फिसल जाती है, बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से आप आपका समुदाय नहीं, भारत का एक अभिन्न अंग है, बहुत हमारे भारतवासी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़ा-सा अपने आप को उनसे दूरी बनाना उनकी मजबूरी हो जाती यहाँ पर मैं आपको इस बातें बताना चाहूँगा कि जो भारत का मुसलमान है, आक्रमणकारियों को, जो इस देश में मुगल आक्रमणकारी आए, उनको अपना वो मानता है आइडियल, ठीक है? जो लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में विनय कटियार जी, उमा भारती जी, तमाम नेता थे जो मंच से कभी मुस्लिम का विरोध नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने कहा कि बाबर और मुगल की बात की कि आपके मुगल रिश्तेदार नहीं हैं, आप भारत के कन्वर्टेड मुसलमान हो, यहीं से आपने इस्लाम को अपनाया, लेकिन आपके जो आइडियल हैं, वो राणा प्रताप जी होने चाहिए थे, शिवाजी होने चाहिए थे। आपके आइडियल मुगल नहीं हो सकते, क्योंकि वो आक्रमणकारी थे। लेकिन ये मुसलमान जो हमारे उलमा हैं, उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं साहब, मुसलमान थे वो आक्रमणकारी। ठीक है, इस्लाम को मानते थे, कोई बात नहीं, लेकिन आक्रमणकारी थे। आपके घर में घुस के आए, अब उनको लगा कि यहाँ की जलवायु अच्छी है, तो यहाँ रहने लगे, लेकिन है तो आक्रमणकारी। जिस दिन इस देश का मुसलमान मुगलों को आक्रमणकारी कहने लगेगा और शिवाजी और जो है क्या कहते हैं राणा प्रताप जी को अपना आइडियल, अपना आदर्श मानने लगेगा, उस दिन ये दुनिया भी खत्म। है। लेकिन एक मतलब जो भारत का इतिहास है, कुछ मुगल बादशाहों को बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास है। देखिए, स्वर्णिम इतिहास तो मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, चाहे वो तीर्थ का जो पहले लगा करते थे, उनको हटाने की बात हो, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिनके ऊपर काम किया। तो यदि वो भारत में आए, भारत में जन्म लिया और उसके बाद में यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। उनका कहीं से भी ओरिजिन रहा हो, लेकिन रहे तो फिर वो भारतीय ही ना। भारतीय कैसे हो जाएंगे आप ये बताइए? एक आक्रमणकारी आया, उसने इस देश पे कब्जा किया, उसके बाद वो रहने लगा यहाँ पर। रहते रहते उसने और राजाओं पे कब्जा किया और स्टेटों पे राजाओं पे हमला करके उसने अपने राज्य को, साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। है तो वो आक्रमणकारी ना। देश में जो आपका होगा वो आक्रमणकारी कर रहा हो। आप यहाँ रह करके आप रहने लगे, वो एक अलग बात है। आपने कब्जा किया ना आकर के, आपके बाप दादाओं ने कब्जा किया। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए इस पर आकर के मुख्तार अंसारी जो पहले हुआ करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो कब्जा कर ले, तो यही तो कहेंगे कि मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया, अतीक अहमद ने कब्जा किया। हाँ, ओनरशिप। उसी तरह आप उनको आदर्श नहीं मान सकते कि अच्छे काम किए होंगे। भाई राजा है तो हो सकता है, भाई जनता है, विद्रोह ना करे तो कुछ अच्छे काम कर दिए होंगे, लेकिन उन अच्छे कामों से अगर वो आक्रमणकारी है, इसको भी हम भारतीयों को नहीं बोलना चाहिए, हम भारतीय मुसलमानों को नहीं बोलना चाहिए कि वो आक्रमणकारी थे, और जब तक ये दुनिया रहेगी हम उनको आक्रमणकारी ही कहेंगे। इस चीज़, इस सोच से निकालने के लिए आपको क्या लगता है, क्या तरकीब अपनानी चाहिए जिससे कि मुस्लिम जो है, भारतीय, मैं नहीं कह रहा कि किसी एक स्पेसिफिक उनकी बात कर लें। जैसे जो हमारे रियल के रोल मॉडल्स हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, राजदेव हो गए, राजदेव और नहीं, सुखदेव और राजगुरु, माफ़ी चाहता हूँ, और अशफाक उल्लाह खां साहब हो गए। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही भयानक योगदान दिया है और उसमें बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, जी, जी। जिनको क्यों नहीं अभी तक आइडल मान पाए हैं? क्यों अभी तक वो सिर्फ़ उसी में ही अटके हुए हैं?
नहीं, आइडियल तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं माना जाता है। अशफाक उल्लाह खां आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे आइडियल हैं। तो और जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे वीर अब्दुल हमीद, है ना? उनको भी हम आइडियल मानते हैं। अभी देखिए अब्दुल कलाम साहब हमारे मिसाइल मैन, उनको आइडियल के रूप में देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप आइए, हम दिखाते हैं, उनकी तस्वीर लग रही है। जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, हमारे लिए वो आइडियल है। अब हम कसाब की फ़ोटो तो नहीं लगाएँगे ना। अब जिनके लिए कसाब आइडियल हैं, उनके लिए तो फिर इस देश में रहना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों के लिए। तो जो आइडियल हैं, जो देश हित में का राष्ट्र हित में काम करेंगे, उनको ये देश स्वीकार करेगा, और जो कसाब के लिए जो है नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे, उनको ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो वीर अब्दुल हमीद की पत्नी का कई बार वो आया था, फ़ोटो आया था, बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रही। देखिए वो पत्नी कौन थीं, जी। ये तो मुझे लग रहा है कि कोई नहीं जानता होगा। जो 70 साल से सरकारें रही, उनको सम्मान देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पहली बार उनको आवाम के सामने लाए कि ये वीर अब्दुल हमीद साहब की पत्नी है, और उनको सम्मान दिया गया। आपने देखा होगा जब मोदी जी 14 में चुनाव लड़ रहे थे, तो चंद्रशेखर वो सॉरी मैं जो है उनके जो सेना नायक थे, उनको मंच पे जी। बुलाकर सम्मान किया गया था। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिससे राज ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के थे। कि जो ड्राइवर थे, वो भी मुस्लिम ही थे। मुस्लिम थे, उनको मोदी जी ने सम्मान दिया, मोदी जी ने उनके पैर छुए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुसलमानों का सम्मान करती जी। मतलब जो राष्ट्रवादी है, अपनी ज़मीन से, मिट्टी से प्रेम करता है और देश के संविधान को मानता है, उसका सहर्ष स्वीकार करती है है। बिल्कुल। बीजेपी। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो, पाकिस्तान जीत जाए, आप लड्डू बाँटोगे, तो हम आपका सम्मान थोड़ी ना करेंगे। ऐसे मुसलमानों को सोचना चाहिए, हमारी टीम हार के आ रही है, पाकिस्तान जीत रहा है, आप लड्डू बाँट रहे हो। यही चौक-चौराहे पे लड्डू बाँटे जाते थे गोल दरवाजे। आज नहीं होता है, क्योंकि अब सरकार ऐसी आई है कि आप देश के साथ हो, और अगर देश के साथ नहीं हो, देश के नियम कानून पे नहीं चलोगे, तो कार्रवाई होगी, वो किसी भी धर्म समाज का। यूसीसी, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके इसके बारे में और मुसलमान इसको लेके इतना असहज क्यों? देखिए, ये जो हमने आपको बताया, इस देश में जो 2 तंजीमें हैं, मसल्ला बोर्ड और जमीयतुल उलमा। यूसीसी भई आपके 57 मुल्क हैं मान लीजिए, मुस्लिम समाज के, तो सब जगह तो शरीयत नहीं चलती है। तो आप रहते हो कि नहीं रहते हो? ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान रह रहे हैं, चीन में मुसलमान रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, तमाम मुल्क हैं जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उनका कानून चलता है। अब भारत में, अब यूसीसी का आप विरोध कर रहे हो, यानी कि हर आदमी के लिए एक कानून होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए एक कानून। तो उस कानून पे हमको चलना है। हमारे उलमा ही ये बयान करते हैं कि जिस मुल्क में रहना, उस मुल्क के कानून को मानना, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यहाँ पे कहाँ रह जाते? अगर आप यूसीसी का विरोध कर रहे हो, अगर आएगी तो उससे दिक्कत आपको क्या है? उससे आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको नमाज़ पढ़ने से तो रोका नहीं जा रहा है। ठीक? जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो मान लीजिए अगर कोई जुर्म कर रहा है, तो वही सज़ा आपके लिए, वही सज़ा आपके लिए। अब आप कहो कि नहीं साहब, किसी महिला को तलाक हो जाए, 3 तलाक हम करेंगे, हमारी सरकार ने कानून बनाया, जब आपकी शरीयत में नहीं तो 3 तलाक क्यों? हमारी शरीयत में, हमारी सरकार ने कानून बनाया और आपने माना उसको। तो उसी तरह आज नहीं तो कल कॉमन सिविल कोड लागू होगा, और उसको हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म समाज का हो, उसको मानना पड़ेगा। उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, ना ही किसी के धर्म का। हाँ, अगर कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, तो इन उलमाओं की दुकानें बंद हो जाएँगी। तो दुकानों के डर से कि दुकान में ताला लग जाएगा, कोई यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें अदालत में तय होंगी। इसलिए इसका तो ये विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को, एक तबके को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी। मैं उसका कहता हूँ कि ऐसे मुल्क में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रभाव के लिए शिक्षा को कितना उत्तरदायी मानते हैं आप, खासकर मुस्लिम समुदाय? देखिए, शिक्षा तो रही, खासकर मदरसों में। जी। क्योंकि हमारे जो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो गरीब तबके से आते हैं, कम पूँजी होती है, तो मदरसों में ही लोग गए। मदरसों में अरबी, उर्दू यही पढ़ाया जाता था। जब हमारी सरकार आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले कहा, मदरसे के बच्चे में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। शुरुआत आधुनिकीकरण हुई थी, उसका इन लोगों ने विरोध किया। हमारे उलमाओं ने उस चीज़ का विरोध किया, लेकिन विरोध करने से नहीं। आप आलिम बनने के बाद क्या बनते हो? मैं फिर वही कहूँगा, हमारे समाज को बुरा लगेगा कि मदरसे से निकलने के बाद आप ज़कात माफिया बनते हो, गरीबों का हक लूटने का काम करते हो। अब अगर दुनियावी पढ़ाई वहाँ पर पढ़ाई जाएगी, तो वो निकल के किसी भी सेक्टर में काम कर लेगा। कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियर हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो रहे हैं, किसी भी सेक्टर में जा सकता है कि अपनी रोज़ी-रोटी कमाएगा। दीन तो सीखना है भाई, हर मुसलमान को सीखना है, तो मदरसा ही है, तो दोनों चीज़ें पढ़ा करके भेजिए, ऐसा आदमी निकले। आज वही काम हो रहा है, आप देखिए शाहीन ग्रुप या इस तरह से लोग आते हैं, मदरसों के बच्चों को ट्रेन करके देखिए, क्योंकि अभी नीट परीक्षा में कितने बच्चे निकल के आए, उन लोगों ने पढ़ा रहे हैं, मदरसे के बच्चों को ही मेहनत की जा रही है। तो ये इन सब चीज़ों से इनको डर लग रहा है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमको कौन सुनेगा, और ये सब रोज़गार से लग जाएँगे, तो इनके बुलाने पे कौन आएगा, इनको ज़कात को, क्योंकि इनको तो फर्जी तरीके से हदीसों से सुना करके इनको डराना है कि साहब कब्र में सांप मिलेगा, कब्र में बिच्छू मिलेगा। उनसे बचने का तरीका नहीं बना, उनको सुना करके सिर्फ ज़कात बटोरने का काम कर रहा है, जो गरीबों का हक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस भारत के अंदर एक सेमिनार हुआ था, मुझे भी जाने का मौका मिला था। 20 करोड़ की आबादी, इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं,
और 20 करोड़ में अब अगर आप मान लीजिए, मैं फिगर नहीं बताऊंगा, ग्राउंड फिगर तो आपके चैनल से तमाम बुद्धिजीवी हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मान लीजिए 20 करोड़ में 1 करोड़ मुसलमान ज़कात दे रहे हैं और 1 करोड़ मुसलमान ज़कात देने का जो रेशियो आया वो 1 लाख रुपए आया। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इस देश में हर साल कितनी ज़कात जनरेट हो और उसके बाद भी मुसलमान गरीब हैं। तो देने वाले तो ईमानदार हैं, लेकिन लेने वाले गड़बड़ आ गए, जिनको हम ज़कात माफिया कहते हैं। बहुत उम्दा। और अगर जो आपने भी बताया ज़कात माफिया, तो इनको रोकने के लिए मतलब क्या, कैसे अवेयरनेस फैलाई जाएगी? देखिए, क्योंकि मैं अभी जो बात कहूँगा, उलमाओं को बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि इस्लाम सऊदीया से चला, वहाँ पर बैतुल माल बनाया गया। एक सिस्टम होता था इस्लाम में बैतुल माल का। जैसे हमारे यहाँ भारत में वक्फ बोर्ड है, वक्फ में बहुत सी ज़मीनें हैं। तो हमारी सरकार आगे करेगी, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि जो ज़कात बाहर से आ रही है या जो यहाँ के मुस्लिम दे रहे हैं, चूँकि अभी एक चैनलाइज़ वो आईडी बनने जा रही है, आधार को अब अपडेट किया जा रहा है, जो ज़कात का पैसा है, वो वक्फ बोर्ड में जमा किया जाए। उसको वक्फ बोर्ड जमा करे अपने यहाँ। एक बैतुल माल मैं नाम दे रहा हूँ, चूँकि अरबी में वही बोला जाता है, उसको कुछ भी हमारी सरकार दे सकती है ना, है ना? तो वहाँ पर जमा किया जाए और जो मुस्लिम गरीब ज़रूरतमंद है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे उनको आवास चाहिए, जो वक़्त की ज़मीनें हैं उन पर उनके लिए उसी पैसे से आवास बनेगा, ठीक है ना? उन सब के लिए काम करना चाहिए और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द ये सिस्टम लागू हो जाएगा, क्योंकि वक़्त का जो कानून जो बना रखा था फर्जी तरीके से, उन सब में संशोधन किया गया है। आगे आने वाली मुस्लिम आवाम को, जो गरीब दबे-कुचले हैं, इस वक़्फ बोर्ड से इतना फ़ायदा उनको मिलेगा कि वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे हमारी सरकार क्या स्कीम बना रही है। क्योंकि जो ज़मीनें हैं उनको बेचने का काम जो अब तक होता था, वही ज़मीनें उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, चैरिटी हॉस्पिटल बनेंगे। ये आगे आने वाले समय में आप हमारे मुस्लिम अवाम इस चीज़ को देखेंगे। आपने भी नीट का ज़िक्र किया था। अभी एक हालिया मामला है जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे 42 छात्र वो सिलेक्ट हो गए जो एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिसके बाद में उसका पुरज़ोर तरीके से विरोध हुआ और फिर उनके एडमिशन और बाकी सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री शायद उमर अब्दुल्ला हैं, हुँ। इनको संज्ञान लेना चाहिए। जी। तो संज्ञान लेकर के जो अगर जो चीज़ सही है या गलत है, उस चीज़ को सामने लाना चाहिए। उस पे हिंदूवादी संगठन पहुँचे और वहाँ ढोल तमाशा बजा के कि देखिए, कोई एक कमी, देखिए हिंदूवादी संगठन इसलिए नहीं पहुँचे कि मुस्लिम आए हैं, हुँ। मुस्लिम पढ़ करके आए। अगर ऐसा होता तो नीट में उत्तर प्रदेश में कितने आईएएस और आईपीएस, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, कितने आईएएस निकल के आए हैं, कितने नीट परीक्षा पास, यहाँ तो कोई विरोध नहीं होता। तो कश्मीर में अगर कोई ना कोई कमी होगी, वहाँ पर किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी करके इस तरह से किया गया होगा। जैसे मुलायम सिंह की सरकार जब थी, तो सारे यादव पीएससी में आ जाते थे, 1100 भर्ती हो गई, 40-50 जो है वो यादव यूपीएससी पास कर गए। तो इस तरह से बुद्धिजीवी वाला काम हो सकता है उमर अब्दुल्ला में किया हो, उसकी जाँच होनी चाहिए, जाँच होके जो भी तथ्य हो सामने आने चाहिए। ठीक है। अगर सफ़ात हुसैन को जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, एक बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन है, शायद आप इसको विपक्ष की पार्टियाँ हैं, यदि उन कुछ ऐसा है कि जो आपको पसंद हो या आपको लगता है कि बीजेपी को उनसे सीखना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या कोई भी पार्टी हो या कोई ऐसा कुछ उनका कुछ ख़ासियत हो जो शायद आपको लगता हो बीजेपी को अपनानी चाहिए? मतलब विपक्ष के विपक्ष में कोई आपको खूबी दिखाई देती है कि जो आपकी पार्टी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? लेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा एजेंडा है, उन्हीं एजेंडों पे वो काम करती है। हमारे एजेंडे हैं जैसे धारा 370 कॉमन सिविल कोड, ठीक है ना? ये सारी चीज़ों पे जो एजेंडे हैं हम उन पर काम करते हैं। हम सत्ता में रहेंगे तो उसको करने का प्रयास करेंगे, जो कि किया भी हमारी पार्टी ने, और सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। अदर पार्टियों का ये है कि हम सत्ता में रहेंगे तो ही मेरे पास धन आएगा, जैसे पीडीए बना, ठीक है ना? तो उन्होंने अपना पीडीए बनाया, ये जो है एक पीडीए को मैं कहूँगा एक हवाला कोड है ये। अच्छा, अखिलेश का जो पीडीए है वो हवाला कोड है, कैसे? ठीक है ना? वो इस ऐसे है, हुँ। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, तो आपने फुल फॉर्म भी बना हाँ, रखा है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और उसका जो आप दूसरे उसमें जाएँगे, पैसा दो, आगे का वर्ड आप जोड़ लीजिए, इसको देना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? ए आता है, ऐसे आप समझ जाएँगे, क्योंकि नहीं, यही उनका उद्देश्य है, यही उनका उद्देश्य है, पैसा दो, हुँ। समझ रहे हैं? ये पीडीए है, सिर्फ एक बरगलाने का काम, आप देश को बाँटने का काम कर रहे हैं, जाति में बाँटने का काम कर रहे हैं। है ना? अभी आपने मीटिंग की, अखिलेश जी ने, मैं खुल के नाम लूँगा उनका, मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को बुलाया और उन्होंने सीधे कहा कि भई ऐसा है, मैं आप लोगों के मुद्दे सड़क पर नहीं लड़ूँगा और आप लोग मुझे सरकार में लाइए, उसके बाद हम आजम खान को सबसे पहले जेल से बरी कराएँगे। भैया वो क्रिमिनल है, उसको सज़ा कोर्ट दे रही है, आप आजम खान को बरी करा दोगे, क्या मतलब है? आजम खान मुसलमानों का दुःख दर्द तय करेंगे या उनके छूटने से मुसलमानों के घर में चूल्हा जल जाएगा?
तो इस तरह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करना ये विपक्षियों का मेन उद्देश्य है कि यही सड़क पर उतरे और इनके मकान तोड़े जाएं, इनके पास जुल्म हो। भाई आप कानून से लड़ोगे तो कानून अपना काम करेगा। ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। और अब चूंकि 14 से सरकार हमारी कंटिन्यू चली आ रही है, बिहार में भी अभी आप देखा पीडीए फेल हो गया वहां पर, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कौन सी बड़ी साजिश ये लोग करेंगे, तौकीर रजा जैसे उलमा आज भी मौजूद हैं, पता नहीं कब क्या करवा बैठे हैं। तो ये हम मुस्लिम समाज को देखना है कि जो ये कहते थे उलमा की भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है, कहाँ से दुश्मनी निभाई जा रही है। अगर मस्जिद आपकी गलत बनी है, उस पर आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। एक बात, अगर गलत तरीके से मस्जिद बनाई गई तो वहां आपकी नमाज नहीं होगी। और जो भी सरकार बनती है, उलमा हमारे कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता। आपने जुल्म और ज्यादतियां की, गलत तरीके से मस्जिद बनवाई, गलत तरीके से मज़ारें बनवाई, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने दीन को बचाने के लिए ऐसी सरकार को मुसल्लत किया है कि जो गलत मस्जिदें बनी हुई थी, जहां पर लोगों की नमाज नहीं हो रही थी, जब नमाज नहीं होगी तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आपको अल्लाह से दूर किया जा रहा था। ऐसी मस्जिदों का जिनके पेपर नहीं है, गलत तरीके से बनाई गई, छानबीन करके उन मस्जिदों को जो गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, वो बिल्कुल गलत है। और मुस्लिम समाज को, मुस्लिम आवाम को ये सोचना पड़ेगा, जब गलत मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, ये शरीयत कहती है। ठीक है। अभी आपने एक बड़ा दिलचस्प सा जिक्र किया बिहार चुनाव का। वहां तो सीधा सीधा ये आरोप लगाया विपक्ष ने कि इस बार वोट नहीं, पूरा चुनाव ही चोरी हुआ है। क्योंकि उन्होंने कुछ आंकड़े भी जारी किए थे कि जितने भी मंत्री थे बिहार सरकार में, उन सबको लगभग एक ही फिगर के वोट कैसे मिल गए, एक ही फिगर से सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसे हार गया। देखिए, चुनाव जब जीत जाते हैं तो कोई आरोप नहीं होता है, हम जीत के आए, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इस तरह के बयान उनके आते हैं। अब बिहार की जनता ने हमारे पार्टी को जिताया क्योंकि वहां पे गुंडा राज खत्म हो गया ना। वहां की जो लड़ाई थी बिहार की, वो गुंडा राज से थी। तो आपने देखा होगा लालू के जब राज रहा 10 साल 12 साल, कितनी चाम सीमा पे गुंडई, ये बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लोग वोट नहीं डाल पाते थे। अगर शादी के लिए कोई पढ़ा लिखा लड़का हो तो उस लड़के को उठा के जबरदस्ती शादी कराई जाती थी। इस तरह के कांड वहां पर होते थे। तो अब जनता जात की भाई ये क्रिमिनल है, तो इनको हमें वोट देना ही नहीं है, तो जनता वोट दे रही ना। अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी है तो आपके लिए हाई कोर्ट है, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, आप जाओ ना कोर्ट, क्यों नहीं जा रहे हो? आप प्रदर्शन करो। अगर आपको एक है कि आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई तो आप आओ ना सड़क पे। आप विपक्ष का क्या मतलब है? ये जो है फेसबुक फेसबुक खेलना थोड़ी ना है कि आप डाल दीजिए कि नहीं साहब ये ऐसे ऐसे किया जा रहा है। आप जनता से पूछो ना। अगर इस तरह से काम होता तो आप सोचिए कि जनता सड़क पे आ जाती है, नहीं साहब हमने तो इनको वोट दिया, कैसे आगे। जनता तो जिता रही है तो इसलिए भाई ठीक है, हमको तो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो काम होना चाहिए, सड़क सही हो रही है, अस्पताल चीजें सही हो रही है, पढ़ाई लिखाई सही हो रही है। गुंडागर्दी मेन थी बिहार के अंदर, गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था और उस चीज पर हमारी पार्टी कायम है। इसलिए वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिताया है और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। आपकी पार्टी पे, खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी पे सरकार चोरी करने का, पार्टियां तोड़ने का बड़े सारे आरोप लगते हैं। इसको सपात हुसैन एक बीजेपी नेता होने के नाते, एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते किस तरह से इन आरोपों को देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और ये आरोप लगाना कि वो सारे काम कर रहे हैं तो विपक्ष का एक खेल है कि इनको किसी ना किसी को तुमको टारगेट करना है। तो ये फर्जी के बयान है और इस पर जो है भारत की जनता कोई संज्ञान नहीं लेती है। अगर जो काम वो कर रहे हैं, आप सोचिए ना कि ये जो इसी लखनऊ के अंदर एक फोन आ जाता था कि साहब ये तो आदमी अपराधी छोड़ दिए जाते। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी तोड़ते हैं, तो आपके कार्यकर्ता कैसा जो टूट जा रहा है भाई? आप अपने कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, उसको लगता है नहीं ये पार्टी सही, अभी तक तो हम गलत नहीं। इसीलिए आपके विधायक छोड़ छोड़ के हमारी तरफ अब आ रहे हैं, तो उनका सम्मान है। आप आइए भाई, राष्ट्रवाद के लिए काम करिए। अभी आपने एक आरोप लगाया था विपक्ष पर कि विपक्ष विभाजन करता है। अभी हालिया घटना है प्रदेश की ही, जहां पे एक वर्ग विशेष के विधायकों की मीटिंग हुई, जिसपे आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई। ब्राह्मणों ने एक जगह पे, ब्राह्मण विधायकों ने बैठ के एक मीटिंग कर ली थी, जिसपे बड़ा तीखी प्रतिक्रिया आई थी। उससे पहले ठाकुर क्षत्रिय समाज के नेताओं ने की थी, आप ही की पार्टी। और अक्सर ये आरोप अब लगने लगे हैं कि आपकी पार्टी में ठाकुरवाद बहुत ज्यादा है, ठाकुरवाद पे सरकार चल रही। जैसे आपने आरोप लगाया था अभी सपा के ऊपर कि भैया यादवों को एकदम से वो सारी चीजें खुली छूट दे देते थे कि आप करिए। क्या इस ठाकुरवाद है? या इस तरह की जो वार्निंग दी गई थी ब्राह्मण नेताओं को, वो क्या सही मैसेज कन्वे कर रही है? क्योंकि देखिए, वर्ण व्यवस्था तो प्रदेश में और भारत में हमारे यहाँ है, उसको भी जानने में समय लगेगा। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं विपक्ष का आरोप, कुछ विधायकों ने बाटी चोखा का कार्य क्यों किया? सबने बैठ के खाया। ये बाटी चोखा हम लोग भी जाते थे, क्षेत्रीय कार्यालय कभी कभी होता है तो हम लोग भी चले जाते हैं। तो एक वो पार्टी थी, तो उसमें सारे लोग अपना बैठे हुए। इस देश में यादव सम्मेलन हो सकता है, मौर्य सम्मेलन कर सकते हैं, कायस्थ हो सकता काय सम्मेलन कर सकते हैं,
जितनी जातियां हैं सभी लोग सम्मेलन करते हैं। अगर 10 हमारी पार्टी के 10 विधायक बैठ करके बाटी चोखा खा लिए तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगी कि नहीं साहब ब्राह्मण काहे बैठ गए। नहीं, ब्राह्मण कहते हैं, ये प्रतिक्रिया तो आपके ही प्रदेश अध्यक्ष ने दी थी जी इस तरह की। नहीं नहीं लेकिन अब दोबारा नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष गलत तरीके से समाज में कोई बात को फैला ना सके, ऐसा कोई वो न करिए। जब बैठना है तो बाटी चोखा का बड़ा कार्यक्रम, सभी लोग उसमें आएंगे। लेकिन कुछ विधायकों का अपना था ये बैठे। अभी मैं गया था क्या कहते हैं आपके प्रतापगढ़, एक मेरा दौरा हुआ, रायबरेली गया, प्रतापगढ़ गए, तो वहाँ एक फार्म हाउस में वहाँ सभी लोग थे। तो वो दाल बनती है वहाँ पर और रोटी है उस तरह से, तो सभी लोग वहाँ पे सबने एंजॉय किया। हम भी थे, अकेले मुस्लिम थे हम उसमें। तो मैंने साहब मुसलमान वहाँ काहे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का एक आरोप। हमारी पार्टी जाति और धर्म से हटकर काम करती है, राष्ट्रहित के लिए काम करती है। जो भी मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रहित के होते हैं, किसी समाज और उसके लिए काम नहीं करती है। अब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाओगे साथ चलती, मुख्यमंत्री जी जो है वो योगी है, पहले ये सोचना चाहिए धर्मगुरु है। अब उस पर अगर कोई मुसलमान कहे कि साहब आप धर्मगुरु हैं, उनको काहे बना दिया, तो तुम मौलाना हो करके। आप देखिए जैसे मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, राष्ट्रीय आरएसएस का गठन 1919 में हुआ। हाँ, 19 आरएसएस का गठन 1925 में हुआ और जमीयतुल उलमा अल हिंद का गठन 1919 में हुआ। उसको परिवार चला रहा है, उस संगठन को जमीयतुल उलमा अल हिंद को परिवार चला रहा है। और अभी मदनी परिवार, अच्छा ठीक है। परिवार में भी फूट हो गई, चचा भतीजों में 2 गुट हो गए। अब आ जाइए 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ, इतने सरसंघचालक इसलिए कि समाज का काम करने आए, समाज को खड़ा करने के लिए आए। वहाँ ये नहीं कि मेरे परिवार का आदमी होगा। आज मोहन भागवत जी हैं, उससे पहले सुदर्शन जी थे, सुदर्शन जी से पहले रज्जू भैया थे, रज्जू भैया से पहले मुझे नहीं याद है, उसके बाद गुरु जी थे, फिर हमारे केशव जी थे, है ना, जिन्होंने इस संगठन को बनाया। तो वहाँ लोग बदल रहे हैं, इसलिए कि राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ स्वार्थ हित में काम हो रहा है, स्वार्थ हित में संगठन बनाया गया है, आवाम के लिए नहीं बनाया गया। अगर इतना ही बड़ा है तो किसी मदरसे के उत्तर भारत में क्या कम है, उलमाओं की गिनती कम है, किसी को आप बना दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे वो चचा हो चाहे भतीजे हो, अपनी जगह छोड़ करके किसी को बना दे, किसी को बना दे। लेकिन नहीं साहब, वो चचा भतीजे में नहीं, वो लड़ाई हो गई फालतू की। तो ये सब व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप आरोप नहीं लगा सकते, यहाँ पर आरोप नहीं लगा सकते। राष्ट्रहित की बात जहां आती है तो आरएसएस के ऊपर भी बड़े आरोप लगते हैं, बड़े आरोप हैं। तिरंगा न लगने देना, राष्ट्रगीत को मान्यता न देना, बड़े आरोप हैं साहब। उसको कैसे डिफेंड कीजिएगा। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मतलब जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन है, संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनका एक बयान मैं आपको कोट करूंगा, कहिएगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा। उन्होंने एक चीज कही थी कि मोदी बहुत खतरनाक आदमी है। उन्होंने क्या किया, वंदे मातरम पर डिबेट करवा के आरएसएस की पूरी पोल पट्टी खुलवा के आरएसएस को गालियां पड़वा दी। कि ये संजय जी का अपना व्यक्तिगत बयान होगा, जो उनकी सोच उनके दिमाग में जो दिया है उतना दिया होगा। देखिए एक बात आप समझ, ये शुरुआत कैसे हुई, ये फिर वहीं पे उसी बात पे मैं आ जाऊंगा, आक्रमणकारियों से। ठीक? आक्रमणकारियों से आई, ये देश सनातनियों का है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक संस्कृति है यहाँ पर, उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बाहर से लोग आए, तो जब बाहर से आक्रमण किया तो डॉक्टर हेडगेवार जी थी, में एक शिवाजी से और राणा प्रताप जी और भी बहुत से लोग रहे हैं, लक्ष्मीबाई रही है ना, तो इन लोगों से प्रेरित होकर एक संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर राष्ट्र मतलब ये देश हमारा है। उसके बाद में अंग्रेज आए, 200 साल उन्होंने हुकूमत की, फिर बंटवारा आया, फिर वहीं पे बात आ जाएगी, बंटवारे में 80% हमारे समाज के लोगों ने कहा कि नहीं साहब हमको अलग मुल्क चाहिए। ठीक है ना, अब अलग मुल्क चाहिए नहीं, उसके बाद में भी साहब इच्छा जाहिर हो गई। अब इच्छा जाहिर होने के लिए आप सैटेलाइट से वहाँ सिस्टम बढ़ाते हो और दिल्ली और सारे अक्षरधाम जैसी जगहों पे आप बम फोड़ते हो, उन ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हो। भाई बगैर सपोर्ट के कैसे अंदर आते हैं, यहाँ आकर के रहते होंगे, प्लान करते होंगे, आप उनको मकान देते हो, ठीक है ना, तो सारी चीजें आप करते हो। तो वो सुरक्षा की चूक हो कैसे रही है भाई देखिए, एक तो मैं आपसे देखिए ये तो एक आरोप होता है, सुरक्षा में चूक आने के बाद रिएक्शन भी तो होता है ना, एक्शन का रिएक्शन भी तो तुरंत होता है ना। अब देखिए ना, अब दिल्ली में जो लोग हुआ उसके लिए तुरंत एक्शन हो गया। अब जांच कमेटी नहीं बैठती, तुरंत रिपोर्ट वही रिजल्ट मिलता है ये लोग। तो अब सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है तो तुरंत एक्शन करती है। वो चाहे किसी तरीके से आप आ गए अंदर कोई बात नहीं, लेकिन फिर अंदर से फिर आप बाहर हो ही जाओगे। किसी भी तरह की कोई घटना हो या कोई मुलजिम हो, तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है। तो उसी तरह जब आप कह रहे हैं कि इस देश का जो है तिरंगा और ये सारी चीजों को ले रहे हैं, आप देखिए शिवाजी का झंडे का रंग क्या था, झांसी की रानी के झंडे का रंग क्या था, राणा प्रताप जी के झंडे का रंग क्या था। आप पुराने टाइम पे जाइए ना, आजादी के बाद या आजादी से पहले बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है 150 साल हुए वो तिरंगे को किसी ने बनाया होगा ना, तिरंगे का एक मोटिव दिया होगा कि नहीं साहब ये अब वो है, तो इसको तिरंगे को हम बनाते हैं राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, लेकिन अगर आप सनातन पे जाएंगे तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, जो हमारे पूर्वजों का था। ठीक, हम भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं, तो पूर्वजों का झंडा क्या था, केसरिया था। तो हमारे संघ का कहना है केसरिया झंडा, ये हम लोगों ने आजादी के बाद इसको बनाया गया। तो
केसरिया झंडा तो सरकार नहीं किया, मतलब कहीं कि ये स्पष्ट सा है कि साले भर सबसे पहली बात ये जो सवाल उठता है बार बार तिरंगा और केसरिया को लेके, ये तभी खत्म होगा जब ये हिंदू राज जिस दिन घोषित हो जाएगा। जिस दिन हिंदू राज घोषित हो जाएगा, क्या होगा? उससे फायदा इस देश में शांति हो जाएगी। भाई साहब, सीरिया में मुसलमान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में मुसलमान क्या कर रहा है, बांग्लादेश में मुसलमान क्या कर रहा है, वही तो तो यही चीजें तो खत्म करना है ना। भारत की खूबसूरती ही तो यही थी कि सबका भारत साथ में रहता है। भाई साहब, भारत की खूबसूरती सब साथ में रहते हैं। ये तो यहाँ के सनातनियों ने कहा कि हम साथ में तुमको रहेंगे, अपने बगल में तुमको रहने दिया, रहने दिया। ठीक है, लेकिन आप देखो ना कि घटनाएं क्या हो रही हैं, आप कैसे रह रहे हो। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर हमारा पड़ोसी रात में भूखा है तो उस रात का खाना हमारा हराम हो गया। आप क्या कर रहे हो, आप उसका घर छीनने का काम कर रहे हो, उसके घर पे आप कब्जा कर रहे हो, आप जो है जो है क्या कहते हैं लव जिहाद आप इस तरह से कायम कर रहे हो। क्या तरीका है ये? आप धर्म पर अपने चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? अगर मैं तो सीधे सीधे ये सवाल खड़ा करता हूँ हमारे उलमाओं से, सारे लोगों से बैठ कर ये चिंता करें कि जब हमने अपना मुल्क ले लिया तो हमको वहां जाना चाहिए। इच्छा कुछ नहीं हो, इच्छा का कोई मतलब नहीं। तो भाई इच्छा क्या होता है? आपको लगता है 20 करोड़? भाई जो ये लोग हैं जो इस तरह का उन्माद फैला रहे हैं, आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इनको चले जाना चाहिए यहाँ से। चाहे अपने सुकून से रहें, जो हम सनातनी मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हमको चैन से रहने दें। इनकी वजह से हमको झेलना पड़ता है, हमको झेलना ये पड़ता है। है कौन? ये दो ही तंजीमें हैं इस देश में, ये दो ही तंजीमें हैं, एक सहारनपुर देवबंद से चलती है और एक लखनऊ से चलती है। जिस दिन इनके ऊपर अंकुश लग जाएगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा, इस देश में नफरत का माहौल खत्म हो जाएगा। ये दीन नहीं चला रहे हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दीन फैलाना तो आओ ना निकल के बाहर, आप निकल के बाहर आओ। क्यों नहीं आते हो समाज के अंदर? आप क्यों नफरत की बातें मंच से करते हो? किसने आपको कहा? आप दीन का काम करो ना। आपके नबी ने कितने लोगों को मक्का से बाहर निकाल दिया था? उन्होंने कहा नहीं, आज के बाद कुछ नहीं, सब अमन और चैन से मक्का के अंदर रहेंगे। आप अपने अमाल सही करो। जो हमारे धर्म में कहा गया, सबसे पहले तौहीद, उसके बाद नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर जक़ात, जक़ात फिर हज है। सिस्टम है। तौहीद पहले, तौहीद यानी नेकी, आपके अमाल, आप मुसलमान हो या नहीं हो ये तय करेगा। आप जक़ात माफिया बन के बैठे हो। मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे लिए फतवा जारी हो जाएगा या मेरे लिए वो कर देंगे। आप हराम पैसा खा रहे हो। आपका कुरान कह रहा है गरीबों का हक है, बेवाओं का हक है, यतीमों का हक है, आप लेके चले जा रहे हैं। अभी हमने आपको फिगर बताया, जोड़िएगा बैठ कर किया, और हर साल आ रही है। हर साल में कितने, अगर 70 साल में यही कर रहे होते, ईमानदारी से गरीबों को ज़कात मिल जाती, तो आज हर मुसलमान जो है वो करोड़पति होता, हर मुसलमान करोड़पति होता। और आप अभी ये मुद्दा जब आएगा सामने, जब आप बोर्ड में बैतुल माल बनाने की बात होगी, वहीं आना चाहिए पैसा। क्योंकि सरकार जो होती है, जिस मुल्क की हो, वो अल्लाह का प्रतिनिधित्व होती है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व होती है। क्योंकि वो जब बैठेगी तो ईमानदारी से काम होना चाहिए, सारे इंसानों को एक समान समझना चाहिए। आप लूट घसोट तो आप कर रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप बदनाम कर रहे हो। बल सर, एक आरोप और भी लगता है आप लोगों पर। आरोपों की लड़ी रहती है। हाँ हाँ, वो तो लगेंगे ही। कहते हैं कि बीजेपी हमेशा जो है मुगलों के पीछे पड़ी रहती है और इनको अंग्रेज बड़े प्रिय हैं। कभी भी इतना पुरजोर विरोध अंग्रेजों का नहीं करती है। जैसे औरंगजेब की कब्र खोदने पहुंच जाएंगे, कभी कुछ करने पहुंच जाएंगे, कभी कहीं पे भी धर्म के आधार पे किसी को भी मुद्दा बना के अकबर XYZ। क्या अंग्रेजों ने कम जुल्म किए थे? और इसी से संबंधित एक और सवाल भी है, क्यों उन लोगों को हमारे रोल मॉडल या हमारे हीरो की तरह हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिनका इतिहास दागदार है, माफी का दागदार इतिहास है अंग्रेजों से माफी मांगने का, और वहीं हमारे पास में वो हीरो मौजूद हैं जिन्होंने जान तक दे दी इस देश के लिए, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के शहीद चंद्रशेखर आजाद जी हों, या एक लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, भगत सिंह जी हो गए, शहीद आजम भगत सिंह जी। क्यों नहीं इनको हीरो की तरह, उतना ही हीरो की तरह प्रोजेक्ट करती है और उतना ही पुरजोर कोशिश करती है जितना सावरकर के लिए। देखिए, ये एक जो आरोप है वो आरोप ही होता है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों का विरोध नहीं किया गया, और जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके एक पक्ष को दिखाया गया कि माफी मांगी गई। ठीक है ना। मैं जो आरोप लगाते हैं, कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि उनको भी कहीं ना कहीं माफी मांगी। ठीक है ना। अब आदमी जेल में रहता, मान लीजिए, और जेल में रह के सजा काटता और वहीं खत्म हो जाता, तो उसका इतिहास ही खत्म हो जाता। वहां से मान लीजिए, मैं तो नहीं अभी कहूंगा कि माफी मांगी है, उन्होंने अगर माफी मांगी, और छूट कर बाहर आए, आने के बाद उन्होंने राष्ट्रहित का काम किया ना, जो राष्ट्रहित में करना चाहिए वो काम किया उन्होंने। लेखनी की, कितने उनके अंग्रेजों को भगाने के लिए कितना उन्होंने काम किया, उस चीज को भी देखना चाहिए। हमारे जो मुस्लिम जो आरोप लगा के, ज्यादातर हमारे मुस्लिम लीडर ही कहते हैं सावरकर को जो है वहां से चले आए, है ना, माफी मांग के चले आए। तो मैं इस्लाम में उन मानने वालों से भी कहूंगा, अगर आपकी जान पे बनाए तो इस्लाम भी यही कहता है, अपनी जान बचाने के लिए आप शराब नहीं पी सकते। ठीक है ना। जब जान रहेगी तभी तो हम आगे कुछ काम करेंगे। तो अगर मान लीजिए, मैं तो उस चीज को नहीं मानता कि वो आरोप लगाते हैं माफी मांग के आ रहे हो, मनगढ़ंत उनका अपना आरोप है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक राष्ट्रवादी थे,
और राष्ट्रवादी की तरह उन्होंने अपना जीवन यापन किया। बीजेपी इतिहास से कब बाहर आएगी, वर्तमान और भविष्य की बात कब करेगी? जब देखिए औरंगज़ेब की बात करती है, युवाओं की जेब की बात नहीं करती है, चाहे नौकरी हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे अर्थ की बात हो, चाहे शिक्षा की बात। उस पे इतना ज़्यादा पुरज़ोर तरीके से क्यों नहीं काम करती है? औरंगज़ेब के ऊपर इतना काम क्यों कर रही है? देखिए, औरंगज़ेब के ऊपर जो काम आप कर रहे हैं, औरंगज़ेब के ऊपर काम नहीं कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है, इसीलिए हम जीत के आते हैं। आपके सामने 27 का चुनाव है, अभी आप देखिएगा कि हमारी सीटें कैसे बढ़ के आती हैं, क्योंकि काम पर विश्वास कीजिए। आपको लग रहा है विपक्ष की रोज़गार की बात नहीं हो रही है, सारी चीज़ों बात नहीं, सब मन रहा। अब ये आंकड़े उठा लीजिए जाकर। आंकड़ों अब है क्या कि अगर नौकरी है, तो उस जो पास करके आएगा उसके लिए, जो एग्ज़ाम पास करेगा उसके लिए है। अब ऐसा नहीं होगा कि सरकार आ गई है तो जितने थाना इंचार्ज होंगे वो यादव होंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना? जिससे कप्तान भी डरता था, कि अभी साला फ़ोन आ जाएगा और मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना? ये तो आप भी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के 80% थाने जिनका इंचार्ज जो है वो यादव समाज के लोगों के। आज ऐसा नहीं है, सभी समाज को नेतृत्व मिला हुआ है। सभी आप समाज के लोगों को आप देखेंगे कोतवाल हैं, सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि वो स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर गलत है, वो पकड़ा गया, तो वो वहाँ साबित करे कि हम नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में साबित नहीं होता। पहले मुल्ज़िम वहाँ साबित करते, साहब हम गलत नहीं हो तो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा है। हमने तो पैसा दे दिया था, दूसरे से खरीद लिया, इसको खाली होना चाहिए। ये नहीं होता था कि इतने दिन से रह रहा है, जबरन कब्ज़ा किया जाता था। आज हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आप गलत हैं तो आप जाके थाने में साबित करिए, कोर्ट में साबित करिए, तब आइए हमारे पास, आपका सम्मान है। तो इस तरह से जो लगा है, विपक्ष के पास कोई काम है नहीं। तो 4 साल की और राजनीति बनी है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएँगी। तो वही इसीलिए पीडीए चल रहा है, पैसा दो, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बोल दीजिए, पूरा बोल दीजिए। अच्छा, चलिए सफ़ात साहब एक और सवाल था। आने वाले 10 साल में सफ़ात हुसैन अपने आप को बीजेपी में कहाँ देखते हैं और बीजेपी का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी सत्ता में रहेगी, सबका साथ, सबका विकास पे कार्य करेगी। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे पार्टी की तरफ से मार्गदर्शन मिलता है, जो आदेश मिलता है, जो ज़िम्मेदारी मिलती है, उस काम को मैं ईमानदारी से करता हूँ और करता रहूँगा। बाकी ज़िम्मेदारी पार्टी की है कि हमको कहाँ रखती है, कहाँ नहीं रखती, वो बड़े हमारे नेतृत्व का काम। चलिए रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं, थोड़ा-सा इसको लाइट कर लेते हैं। लेकिन बड़ा स्पेसिफिक जवाब देने हैं आप। जो सत्य है, वो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, नहीं, जो सत्य है, 70 साल मुसलमानों ने जो झेला, उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। रैपिड फायर शुरू करते हैं। मोदी या अमित शाह? 2 में से एक को चुनना है। भाई हम दोनों को चुनेंगे, क्योंकि दोनों स्वयंसेवक हैं, एक को चुन दोनों स्वयंसेवक और दोनों राष्ट्र हित के लिए काम। अच्छा, संगठन में कौन ज़्यादा बेहतर है, मोदी जी या अमित शाह? दोनों लोग, दोनों लोग, क्योंकि स्वयंसेवक है ना इसलिए, हुँ। दोनों लोग बेहतर हैं। जो जिसकी जहाँ ज़िम्मेदारी मिली, अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है, इसी को स्वयंसेवक कहते हैं। एक एक विपक्षी नेता जिसकी आप बहुत इज़्ज़त करते हैं। जयप्रकाश नारायण। वेरी सेफ, वेरी सेफ। नहीं, है सेफ की बात। से मौजूदा में किसी का नाम नहीं लिया। सबने मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार किया, हुँ। गुमराह करने का काम किया। अच्छा, पसमानदा समाज के लिए एक शब्द, पसमानदा समाज जो हमारा दबा पिछला समाज था, एक शब्द क्या कहना चाहेंगे? तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। ये जो 2 भागों में विभाजित है, मुस्लिम समुदाय, पसमानदा समाज मतलब पिछड़ा हुआ और जो अशरफ समाज है, उसकी तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं देती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दबे कुचलों के साथ है और साथ रहेगी। इसलिए जिनके साथ, जिस समाज के साथ नाइंसाफ़ी है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। फिर से रैपिड फायर का एक और क्वेश्चन था। योगी जी का भविष्य आपकी नज़र में? देखिए, योगी जी जिस हिसाब से और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म किया है और वो खुद एक योगी हैं, महंत हैं और संत हैं, वो आशीर्वाद देकर लोगों का भविष्य बनाते हैं, उनके भविष्य पर मैं टिप्पणी क्या करूँ? वेरी सेफ वन्स अगेन। चलिए, सेफ की कोई बात नहीं है, वो सब पे है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं कि मैं भूल गया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनको दोबारा जब बुलाना है तो कौन-कौन से सवाल पूछने हैं, जो मुझसे रह गए हों या आप अपने भी सवाल भेज सकते हैं। वो आप सबके सवालों के नाम से एक सेगमेंट बनाएँगे तब इनसे पूछेंगे और उसका क्रॉस क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। आपका वकील बन के मैं आप सबके साथ में जुड़ूँगा क्योंकि सत्ता वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हमको समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जब आदेश करेंगे मैं जनता के बीच में हाज़िर हूँ। धन्य